रानू चिड़िया और कालू कौवा दोनों फल की तलाश में सुबह से जंगल निकले हुए थे। उन्हें फल ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गए थे, लेकिन रानू चिड़िया और कालू कौवा दोनों को तो फल मिल गए थे, लेकिन बहुत ही ज्यादा तेज धूप निकली हुई थी। इतनी तेज धूप थी कि उन तेज धूपों में उड़ना कालू कौवा और रानू चिड़िया के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। कालू भैया, हमें फल तो मिल गए हैं, चलिए अब हम घर वापस लौट के चलते हैं। गर्मी बहुत तेज है और धूप भी बहुत ही ज्यादा है। रानू चिड़िया, लेकिन गोरी कवि ने कहा था मुझे कि आज मैं फल नहीं खाऊंगी। आज मेरे लिए कुछ अनाज के दाने लाना, वो तो मैंने लिया ही नहीं। कालू भैया, तेज धूप में अगर हम थोड़ी देर भी फिर से बाहर जाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। चलिए हम किसी दूसरे दिन आकर दाने ले चलेंगे। कालू कौवा रानू चिड़िया की बात मानकर वो रानू चिड़िया के साथ वापस घर लौट आता है। कालू कौवा अपने घर पहुंच जाता है। गोरी, आज बहुत ही ज्यादा गर्मी और तेज धूप थी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अनाज के दाने नहीं ला सका। ये लो, मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आया हूँ, ये खा लो। कालू जी, आप तो हर रोज बस ऐसे ही बहाना करके टाल देते हैं। फल खा कर मेरा जी बढ़ गया है। अब मुझे फल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। आज तो मैं दाना ही खाऊंगी, वरना ऐसे ही भूखे ही सो जाऊंगी। कालू जी, ये लो अपने फल, आप खुद ही खाओ, मैं आपके फल नहीं खाऊंगी। मैं आज दाना ही खा कर रहूंगी। आप मुझे दाना लाकर नहीं दिए हो तो कोई बात नहीं है, मैं खुद ही बाहर जाकर दाना ढूंढ लाऊंगी। गोरी कवि इतनी कड़कती हुई धूप और तपती हुई गर्मी में अपने घर से बाहर गुस्से में निकल जाती है और वो जाकर अपनी चिड़िया सहेली के दरवाजे पर दस्तक देती है। रायका चिड़िया, आज मुझे कई दिनों से दाना खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन कालू जी वो रोज टालते जा रहे हैं, मुझे दाना ला करके नहीं दे रहे हैं। आप चलो हमारे साथ, खेतों में हम दाना ढूंढ करके लाएंगे। हम और कालू भाई दोनों एक ही साथ जंगल में फल ढूंढने गए थे। अभी थोड़ी देर पहले ही हम कालू के साथ फल लेकर लौटे हैं और मौसम भी बहुत ही ज्यादा गर्म है। इतनी तेज धूप में घर से बाहर जाना यानी बीमारी को घर बुलाना है। थोड़ी बहुत ही मेहनत से ढूंढने के बाद ये फल मिले हैं, तब जाकर हम और कालू भैया दोनों लेकर आए हैं। रानू चिड़िया, तुम भी वही कह रही हो जो कालू कौवे ने कहा है? तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो क्या हुआ, हम किसी दूसरे पक्षी को लेकर अपने साथ जाएंगे। फिर गोरी कवि वहाँ से उड़कर दूसरे पक्षी कबूतर के पास जाती हैं। कबूतर कबूतर, चलो हम खेतों में मकई के भुट्टे खाकर आते हैं। मुझे कई दिनों से मकई के भुट्टे खाने का बहुत मन कर रहा है और इस गर्मी में तो मकई के भुट्टे और भी ज्यादा अच्छे लगेंगे। लेकिन गोरी कवि, ये मकई के भुट्टे कहाँ से मिलेंगे? मुझे तो इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। कबूतर, अगर तुम्हें नहीं पता है तो कोई बात नहीं, चलो हम रास्ते में किसी पक्षी से पूछ लेंगे। कबूतर को भी मकई के भुट्टे खाने का बहुत मन कर रहा था। मकई के भुट्टे का नाम सुन कबूतर के मुंह में तो पानी भर आया था। कबूतर फिर गोरी कवि के साथ खेतों की तरफ जाने लगता है। कबूतर और गोरी कवि दोनों उड़ते उड़ते नदी के उस पार वाले जंगल में चले जाते हैं। वहाँ एक पेड़ पर बुलबुल चिड़िया अपने घोंसले बनाकर बैठी हुई थी। बुलबुल बहन, हमें मकई के भुट्टे खाने का बहुत मन कर रहा है, आप बताएं हमें मकई के भुट्टे कहाँ मिलेंगे? गोरी कवि और कबूतर, तुम दोनों को इतनी तेज धूप में मकई के भुट्टे खाने की परी लगी हुई है। के भुट्टे ही तुम्हें यहाँ से बहुत ही दूर मिलेंगे, उसके लिए तुम्हें 1-2 किलोमीटर और भी ज्यादा उड़कर जाना होगा। इस मकई के भुट्टे के खेत में जाना इतना भी आसान नहीं है, वहाँ शिकारी सब अपने अपने जाल बिछाकर बैठे होते हैं। गोरी कवि और कबूतर, आज तक जितने भी पक्षी उन मकई के भुट्टे के खेतों में गए हैं वो आज तक दोबारा लौट करके नहीं आए हैं। वहाँ जाने वाले सारे पक्षियाँ शिकारियों के जाल में फंस जाते हैं और फिर वो ऐसी आजादी की जिंदगी जीने के लिए तरसते रहते हैं। उन्हें कैद करके पिंजरे में रख लिया जाता है। गोरी कवि थी ही बहुत लालची, तो बस मकई के भुट्टे खाने का ही मन कर रहा था। उसे अपनी जान की एक जरा भी परवाह नहीं थी। वो कबूतर से कहती है, कबूतर चलो चलकर हम मकई के भुट्टे के खेत में चलते हैं। चोरी चोरी चुपके चुपके हम मकई के भुट्टे तोड़ कर ले आएंगे और फिर पेट भर कर हम खाएंगे। लेकिन गोरी बहन, मुझे शिकारियों से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर उन्होंने मुझे अपने जाल में फंसा लिया तो मैं फिर दोबारा ऐसे आजादी वाली जिंदगी
नहीं जी पाऊंगा। अरे कबूतर तुम कितने डरपोक हो, तुम्हारे साथ मैं भी तो साथ चलती हूँ। शिकारी पकड़ेंगे तो हम दोनों को पकड़ेंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो शिकारियों से बचकर हम मकई के भुट्टे लेकर वापस भी तो आ सकते हैं। कभी बहुत शातिर थी, वो कबूतर को अपने बातों में बहलाकर उन्हें साथ लेकर भुट्टे के खेत की तरफ चली जाती हैं। कबूतर और गोरी कभी दोनों मकई के भुट्टे के खेत में पहुंच जाते हैं। मकई के खेत में तो पीले पीले भुट्टे, पूरे खेत पीले हो चुके थे। एक खेत के कोने पर कालू कौवी बैठकर मकई के भुट्टे तोड़ने लगती है और दूसरे खेत के कोने पर कबूतर बैठ जाता है और अपनी चोंच से मकई के भुट्टे को खोदने लगता है। अभी ये दोनों पक्षियाँ अपने मकई के भुट्टे ही तोड़ रहे थे कि तभी शिकारी वहाँ पर बंदूक लेकर पहुँच जाता है और वो शिकारी अपने जाल के अंदर गोरी कवि को पकड़ लेते हैं। गोरी कवि थर थर कांपने लगती है। शिकारी प्लीज मुझे आप छोड़ दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो ये भुट्टे देखकर हम तुम्हारी खेतों में उतर आए हैं। प्लीज शिकारी आप मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा गोरी कवि तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगा कि कोई शिकारी का ये खेत होगा, वो आकर हमें पकड़ लेंगे। तब तुम्हें अपने बच्चे की चिंता नहीं थी, खेत में आने से पहले ही तुम्हें अपने बच्चे की चिंता करनी चाहिए थी। और इतनी गर्मी और तपती हुई धूप में भी तुम काली कवि चोरी करने से नहीं रुकती हो। कबूतर जल्दी से खेत के किनारे किनारे चल कर दूसरे पेड़ों पर जाकर बैठ जाता है। वहाँ से खड़े होकर गोरी कवि और शिकारियों को देख रहा था। वो शिकारी गोरी कवि के हाथ और पंखों को बांध देते हैं और उसे लेकर अपने घर चले जाते हैं और उस गोरी कवि को खाने की प्लानिंग बनाता है। बहुत टेस्टी होंगे इनके मांस, इनका मांस आज पहली बार खाऊंगा इस गोरी कवि की। इसके लिए मुझे पहले लहसुन प्याज इकट्ठे करने होंगे, फिर मसाले डालकर तेल डालकर हम इन्हें भूनकर इनका मांस खा जाएंगे। शिकारी प्लीज मुझ पे रहम करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पे हैं, तुम मुझे पकाकर खाने वाले हो। शिकारी मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारे खेत में नहीं आऊंगी, मुझ पे दया करो मुझ पे शिकारी। जो भी पक्षी हमारे खेतों में आते हैं हम उन्हें पकड़कर उनका मांस बनाकर खा जाते हैं ताकि वो दोबारा हमारे खेतों को नुकसान न पहुंचाए, उसे हम दोबारा लौटकर नहीं जाने देते हैं और तुम्हें भी पकाकर हम तुम्हारा शोरबा बनाकर खा जाएंगे। शिकारी की ये बातें सुनकर गोरी कवि बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डर के मारे वो खामोश हो जाती है। इधर कबूतर जल्दी से उड़कर अपने जंगल की तरफ जाता है क्योंकि उन्होंने तो उड़कर बहुत दूर आ गया था, उन्हें जाने में भी काफी देर हो रही थी और ऊपर से बहुत तेज धूप भी थी। लेकिन फिर भी कबूतर अपनी हिम्मत बनाकर उड़ते हुए वो रानू चिड़िया के पास जाता है और रानू चिड़िया से काली कवि के बारे में कहता है। रानू चिड़िया जल्दी से तुम अपने घर के बाहर आओ। हाय कबूतर क्या हुआ है, क्यों लंबी सांसें ले रहे हो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ फिर बोलना। रानू चिड़िया उस गोरी कवि को शिकारी ने पकड़कर अपने घर ले गया है, वो उसे उसका शोरबा बनाकर खा जाएंगे। हम और गोरी कवि दोनों शिकारियों के खेत में मकई का भुट्टा लाने गए थे, लेकिन शिकारियों ने गोरी कवि को पकड़ लिया है और हम वहाँ से छुप छुप कर निकल कर आ गए हैं। कबूतर क्या आपने कालू भैया को बताया है कि गोरी कवि को शिकारियों ने पकड़ लिया है? नहीं रानू चिड़िया, मैं तो अभी कालू से नहीं मिला हूँ, मैं डायरेक्ट तुम्हारे पास ही आया हूँ। कबूतर और रानू चिड़िया दोनों कालू कौवा के पास जाते हैं और कालू कौवा को गोरी कवि को शिकारी के पकड़ लेने वाली बात बताते हैं। और खा ले वो दाने और मकई की भुट्टे खाए। अब उन्हें पता चलेगा, हमने उन्हें मना भी किया था कि गोरी हम तुम्हें दूसरे दिन ला देंगे, लेकिन वो गोरी हमारी बात नहीं मानी और वो गुस्से में आकर घर से निकल गई है। रानू चिड़िया अब गोरी कवि को उन शिकारियों के पंजे से कौन बचाएगा, वो शिकारी तो उनका मांस बनाकर खा जाएंगे। नहीं कालू भैया, ऐसी अशुभ बातें आप ना बोले, हमारी गोरी कवि को कुछ नहीं होगा, हम उसे सुरक्षित उस शिकारी से बचाकर अपने जंगल में वापस ले आएंगे। फिर कबूतर जल्दी से मिठू तोता के पास जाता है और मिठू तोता को लेकर कालू कौवा के घर में आ जाता है। शिकारी अपने किचन में
बर्तन वगैरह साफ कर रहे थे और मसाले तैयार कर रहे थे। जल्दी से मैं पानी उबालने के लिए डाल देता हूँ और पानी जब उबल जाएंगे तब हम जल्दी से उस काली कौवे का मांस बनाकर खा जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इधर मसाले तैयार करने में रह जाऊं और गोरी कौवी वहां से भाग जाए, तो फिर हमारा सारा प्लान ही खराब हो जाएगा और हमारा मांस खाने का सपना सपना ही रह जाएगा। इधर रानू चिड़िया, बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता और कालू कौवा सबके सब उस गोरी कौवी को बचाने के लिए जा रहे थे। कबूतर और रानू चिड़िया और कालू कौवा, आप सब यही ठहरे, मैं देख करके आता हूँ कि वो शिकारी क्या कर रहा है। उसके बाद जब हम तुम सबको इशारे से बुलाएंगे, फिर तुम सब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ आ जाना। फिर मिट्ठू तोता शिकारी के घर की तरफ जाता है और शिकारी के घर के खिड़की से उनके घर के अंदर झांककर शिकारी को देखने लगता है। शिकारी तो अपने किचन में पानी उबालने के लिए चूल्हे पे रखा हुआ था और मसाले को तैयार कर रहा था। मिट्ठू तोता जल्दी से कबूतर, कालू कौवा और रानू चिड़िया को इशारा करता है। वो सबके सब चुपके चुपके से मिट्ठू तोता के पास आ जाते हैं। रानू चिड़िया, वो देखो वो रही गोरी कौवी, उसे शिकारियों ने कैसे बांध करके रखा हुआ है, बेचारी की कैसी हालत हो गई है। हाँ तोते और कबूतर, आहिस्ता बोलो आहिस्ता, कहीं उस शिकारी को थोड़ी सी भी हमारे आने की आहट महसूस होगी तो वो गोरी कौवी को और कहीं दूसरी जगह छुपा करके रख देगा, फिर हमारी गोरी कौवी हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। कबूतर, कालू कौवा और मिट्ठू तोता, आप सब गौर से सुने, मैं जा रही हूँ शिकारी के पास और उन्हें अपनी बातों में मैं उलझा करके रखूंगी। तब तक आप जल्दी से जाकर गोरी कौवी को खोल देना और फिर तुम सबके सब वहाँ से चले जाना। उसके बाद मैं पीछे से आ जाऊंगी। रानू चिड़िया उस शिकारी के पास किचन में जाती है और उन शिकारी से बातें करने लगती है। शिकारी भैया, आप बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। आपके खाने का पूरे जंगल में ऐसे ही शोर मचा हुआ है कि वो शिकारी भाई बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं। रानू चिड़िया, लेकिन तुमसे ये बात किसने कही है? मैं खाना तो वाकई में बहुत अच्छा बनाता हूँ। इधर कालू कौवा, कबूतर जल्दी जल्दी से मिलकर गोरी कौवी की रस्सियाँ को खोल देते हैं और फिर वो सबके सब वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया भी झांक झांक कर गोरी कौवी की तरफ देख रही थी। चिड़िया जब देखती है कि कौवी को खोलकर वो सबके सब जा रहे हैं तो फिर रानू चिड़िया भी धीरे से बाहर निकलती है और बाहर से उनके घर को बंद कर देती है और फिर वो सबके सब सुरक्षित अपने जंगल में आ जाते हैं। गोरी कौवी, अगर उस शिकारी ने तुम्हारे साथ मुझे भी पकड़ लिया होता तो फिर हम दोनों के शोरबे बनाकर वो शिकारी अभी तक अपने पेट के अंदर रख दिए होते और फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से खत्म हो जाते। कबूतर, बहुत ही अच्छा होता, ये गोरी कौवी मुझे बहुत परेशान करके रखी हुई है, इनसे हमारी हमेशा के लिए जान छूट जाती और मैं भी अकेला हमेशा खुशी से रहता, भोजन खाता या ना खाता सुकून से अपनी घोंसले में सोए रहता। कालू जी, क्या मैं आप पे बोझ बन गई हूँ जो आप मुझे इस तरह से कह रहे हैं? फिर वो सबके सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।